हेलो, होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड पोएम के 11 to 15 स्टैंजा की समरी करेंगे लाइन बाय लाइन हिंदी में। आई अंडरस्टैंड कि ये पोएम आपको बहुत लंबी और टेडियस लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे असल में इसके मैसेज को और इसके थीम को समझेंगे तो आप इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट क्रिएट कर पाएंगे। इसके पिछले स्टैंजास की समरी भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है और मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। लेट्स रीड स्टैंजा 11। Can storied urn or animated bust back to its mention call the fleeting breath? Can honor's voice provoke the silent dust or flattery soothe the dull cold ear of death? मैंने पिछले स्टैंजाज में देखा कि पोएट अमीर लोगों को चेतावनी दे रहे थे कि उन्हें कभी भी छोटे लोगों की डेथ और उनके जो स्मॉल स्मॉल ग्रेव्स हैं उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो वही आइडिया यहाँ पर कैरी ऑन किया गया है कि अमीर अमीर लोगों की जो ग्रेव्स होती हैं, कब्र होती हैं, उनके आसपास बड़े बड़े मॉन्यूमेंट यानी बड़े बड़ी इमारतें बना दी जाती हैं, बढ़िया बढ़िया सीलिंग्स बना दी जाती हैं और मूर्तियाँ रख दी जाती हैं। तो पोइट कहते हैं, फर्स्ट टू लाइन्स पढ़ते हैं। कैन स्टोरीड अर्न और एनिमेटेड बस्ट बैक टू इट्स मेंशन कॉल द फ्लीटिंग ब्रेथ। वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। स्टोरीड मतलब जो स्टोरीज़ जो सुनाए वो, अर्न मतलब एक मटके या सुराही जैसा एक चीज़ होती है वो, एनिमेटेड जो कि बिल्कुल अलाइव यानी ज़िंदा दिखने वाली चीज़, बस्ट मतलब एक स्कल्पचर होता है जो कि केवल धड़ का होता है, मैंशन मतलब बंगला यानी रहने की जगह, और फ्लीटिंग जो बहुत कम समय तक रहे, और ब्रेथ मतलब हम जानते हैं सांसें। यहाँ पर पोएट एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो सुराहियाँ अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर होती हैं जिनमें कि किसी इंसान की लाइफ के इवेंट्स को कार्व किया जाता है, बनाया जाता है और रखा जाता है ताकि सबको वो याद रहे, और जो ऐसे स्कल्पचर्स होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं जो कि इंसान के याद के लिए रख दी जाती हैं, क्या वो सब किसी की सांसों को वापस बुला सकती हैं? यहाँ पर मेंशन मतलब जो बॉडी है, क्या बॉडी के अंदर उसकी सांसों को वापस बुला सकती हैं? जो कि सांसें हमारी कुछ दिनों की तो मेहमान होती हैं, क्या वो वापस आ सकती हैं? ये पोइट पूछते हैं। नेक्स्ट टू लाइन्स। कैन ऑनर्स वॉइस प्रोवोक द साइलेंट डस्ट और फ्लैटरी सूद द डल कोल्ड ईयर ऑफ डेथ। अब जो पोइट है वो पूछ रहे हैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन कि जो मान सम्मान मरने के बाद दिया जाता है लोगों को, बड़े बड़े लोगों को, क्या वो उसकी आवाज़, उस मान सम्मान की जो धूल में मिल गई जो डेड बॉडी है उसको वापस उठा सकती है, या फिर फ्लैटरी यानी अच्छी अच्छी बातें करना किसी के बारे में मरने के बाद, क्या जो डेथ है जो कि किसी की सुनती ही नहीं है, बस वो आ जाती है, क्या उसके कानों पे कोई प्रभाव डाल सकती है? सूद मतलब किसी को यहाँ पर है कि कन्विंस कर लेना, क्या वो कन्विंस कर सकती है? तो पॉइंट बेसिकली कह रहे हैं कि चाहे डेथ के बाद हम कुछ भी कर लें, कितनी भी बड़ी बड़ी चीज़ें बातें कर लें, डेथ डेथ है और कभी डेड इंसान वापस नहीं आ सकता। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं। अभी तक पोएट ये आइडिया कन्वे कर रहे थे कि अमीर और गरीब को अंत में मरना ही है। अब आइडिया में थोड़ा चेंज है। अब वो सोच रहे हैं कि जो लोग मर गए वो कैसे कैसे हो सकते थे। तो फर्स्ट टू लाइन्स अगर हम देखें जो है, परहैप्स इन दिस नेग्लेक्टेड स्पॉट इज लेड सम हार्ट वंस प्रेग्नेंट विथ सेलेस्टियल फायर। वर्ड मीनिंग, परहैप्स मतलब शायद, नेग्लेक्टेड मतलब जिसको नज़रअंदाज कर दिया गया हो, जिस पे ज़्यादा ध्यान न दिया गया हो, प्रेग्नेंट मतलब यहाँ पर कि पोटेंशियल होना किसी चीज़ में, एंड सेलेस्टियल मीन्स हेवनली। पोएट कह रहे हैं कि ये जो आम लोगों की, गरीब लोगों की जो कब्रें हैं, ये जो जगह है जिन पर कोई ध्यान भी नहीं देता, जो कि नेग्लेक्टेड स्पॉट है, एक ऐसा दिल भी दफन हो सकता है उनमें से, यानी ऐसा कोई इंसान भी रहा होगा जिसका दिल हेवनली फायर से जलता होगा, यानी खुद स्वयं ईश्वर से बहुत गिफ्टेड होगा। नेक्स्ट टू लाइन्स। हैंड्स दैट द रॉड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेड और वेक टू एक्सटेसी द लिविंग लायर। वर्ड मीनिंग्स, रॉड मीन्स एक डंडा, एम्पायर मतलब राज्य, स्वेड मतलब इधर से उधर लहराना, वेक्ड मतलब जगाना, एक्सटेसी मीन्स खुशी और बहुत एक्साइटमेंट, लायर मीन्स एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि एंशियंट पोइट्री के संग बजाया जाता था। पोइट जो है वो कह रहे हैं कि इनमें से जो लोग आम हैं, जिन्होंने आम से ज़िंदगी जी, कभी उन्हें मौका ही नहीं मिला, अब वो मर गए, लेकिन क्या पता इनमें से कोई ऐसा हार्ट हो, इनमें से कुछ ऐसे लोग हों इसके पास इतनी क्षमता हो कि पहली बात तो वो एम्पायर खड़े कर सकता हो,
और उसको एक छड़ी के बल पर इधर से उधर हिला सकता हो। अगर जो राजा होते हैं, आपने देखा होगा उनके पास एक छड़ी भी होती है, वो उसे लेकर बैठते हैं और रूल करते हैं। तो उनमें ये पोटेंशियल भी हो सकता था, जो लोग मर गए, कि वो रूल कर सकते बड़े बड़े राज्यों को। और या फिर वो इतने टैलेंटेड पोएट्स या म्यूजिशियंस, संगीतकार हो सकते थे, आर्टिस्ट हो सकते थे। जब आपने देखा हो, जब आर्टिस्ट म्यूजिशियन अगर अच्छा हो, जैसे कि ए आर रहमान है, जब वो म्यूज़िक बजाते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरा समा बंध गया हो और हर चीज़ में जान आ गई हो, आपका हार्ट उनसे कनेक्ट करने लग जाता है। तो इतने महान म्यूजिशियन भी हो सकते थे, बड़े बड़े राजा भी हो सकते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी ऐसी थी नहीं, इसलिए अब वो वहाँ पर आम लोगों के बीच वाले जो ग्रेव्स हैं उनमें ही सो रहे हैं। नेक्स्ट stanza. First two lines. But knowledge to their eyes her ample page, rich with the spoils of time did never unroll. Word meaning, knowledge मतलब ज्ञान, ample मतलब पर्याप्त या sufficient, spoils का मतलब थोड़ा अलग है। जो चीज़ें, जैसे कि कोई युद्ध होता है तो उसमें जो जीतने वाली आर्मी दूसरी आर्मी की चीज़ें, सोने की चीज़ें, सारा सामान, धन वो रख लेती है, वो स्पॉइल्स होते हैं। तो ये स्पॉइल्स है, यानी कीमती जो चीज़ें हैं उनका मतलब स्पॉइल्स है। अनरोल का मतलब खुलना। तो पोइट कहते हैं कि हाँ, उनमें बहुत पोटेंशियल हो, ऐसा था, हो सकता था, लेकिन ज्ञान ने कभी अपने आप को उनकी आंखों के आगे खोला ही नहीं। ज्ञान का जो हम सागर बोलते हैं कि उसमें पूरा समय अभी तक जितना है उसमें कितना ज्ञान है, वो सब उसमें छुपा हुआ था, लेकिन उनके आगे कभी ज्ञान खुलने का मौका ही नहीं मिला। क्योंकि आप देखेंगे कि गरीब लोगों को एजुकेशन तो मिलती ही नहीं है। हम केवल जो मिडिल क्लास या अमीर लोग होते हैं वही अच्छी एजुकेशन पाते हैं। आज भी ये बात बिल्कुल ठीक है। अक्सर गरीब लोगों का जो पोटेंशियल होता है, उनके जो टैलेंट होता है, वो वेस्ट चला जाता है। नेक्स्ट टू लाइन्स. चिल पेन्योरी रिप्रेस देयर नोबल रेज एंड फ्रोज द जीनियल करंट ऑफ द सोल. वर्ड मीनिंग, पेन्योरी मतलब बहुत गरीबी, रिप्रेस मतलब दबा देना, नोबल मतलब ऊंचा, ऊंचे ख्याल वाला, फ्रोज मतलब जमा देना, जीनियल मतलब बहुत फ्रेंडली और मिलनसार। अब लास्ट लाइन्स में आप याद रखिए कि पिछले वाले स्टैंजा में उन्होंने हेवनली फायर का जिक्र किया था। हम भी कहते हैं ना कि अपने अंदर एक आग पैदा करो, लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं क्योंकि गरीबी, उन्होंने उस चीज़ को किसके आगे रखा है, गरीबी जो कि बहुत ठंडी होती है, उसने उनके अंदर की जो आग थी उसको दबा दिया। एक जज्बा होता है कुछ करने का, उसको जमा दिया। और जो हमारे सोल से जो एक आवाज़ निकलती है ना, हमें कुछ भी जो करना अच्छा लगता है वो करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, और हमें ऐसा लगता है कि हमारे अंदर एक आग जल रही है, एक करंट सा पैदा होता है, उसको भी इस गरीबी ने जला दिया। इस स्टैंजा में कई सारे फिगर्स ऑफ स्पीच भी हैं। नॉलेज और पेन्योरी को पर्सोनिफाई किया गया है, उनका मानवीकरण किया गया है। जैसे कि फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे नॉलेज के साथ हर का यूज़ हुआ है। तो वो नोबल रेज, ये देखिए नोबल भी और रेज भी, नोबल मतलब बहुत ऊंचा और रेज मतलब बहुत गुस्सैल, तो एक तरीके का ऑक्सीमोरन हो, क्योंकि दो ऑपोजिट आइडियाज़ को उन्होंने एक संग रख दिया है। नाउ नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं. Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bear. First two lines में word meanings देख लेते हैं. Gem माने हीरा, ray मतलब रोशनी की किरण, serene मतलब beautiful, unfathomed मतलब जिसको नापा ना जा सके, इतना गहरा. तो पोइट कह रहे हैं कि जो ओशंस के जो केव्स होते हैं, ओशन कितना गहरा होता है, तो उनमें जो केव्स होते हैं जिन तक तो हम शायद पहुंच भी नहीं सकते, वो इतने गहरे हैं ना नाप सकते हैं, उन डार्क और उतने गहरे केव्स में सबसे सुंदर जेम्स हमेशा छुपे रह जाते हैं। यानी जो गरीब लोगों का टैलेंट है वो हमेशा छुपा रह जाता है। नेक्स्ट टू लाइन्स. फुल मैनी अ फ्लावर इज़ बॉर्न टू ब्लश अनसीन एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर. यहाँ पर पोइट कहते हैं कि कई सारे फूल जो हैं वो खिलते हैं और उन्हें कोई देखता भी नहीं, उनकी सुंदरता को सराहने वाला कोई नहीं होता, और उनकी जो सुंदरता है, स्वीटनेस है, वो किस पर वेस्ट हो जाती है, किसी रेगिस्तान की हवा में। यानी आप समझ रहे हैं कि वो खिलते तो हैं लेकिन आसपास का माहौल उन्हें कभी भी पोषित नहीं करता, उन्हें कभी भी सपोर्ट नहीं करता, तो बस वो खिलते हैं और उन्हें कोई देखने वाला होता नहीं है और फिर मुरझा जाते हैं। तो वो फ्लावर्स और जो जेम्स होते हैं ओशियंस में, उनका कंपैरिजन गरीब लोगों के टैलेंट से कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं. सम विलेज हैम्पटन दैट विद डॉन्टलेस ब्रेस्ट द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड्स विथस्टूड. वर्ड मीनिंग, हैम्पटन का मतलब यहाँ पे एक जॉन हैम्पटन एक शख्स थे, एक इंसान थे,
उनसे है जो कि एक लैंड ओनर थे और उन्होंने चार्ल्स वन के टैक्सेस के खिलाफ भी अपनी आवाज़ उठाई थी। डॉन्टलेस का मतलब बहादुर, टायरेंट मतलब मालिक, विथस्टूड विथस्टैंड का पास्ट फॉर्म है, इसका मतलब है मुश्किलों के बावजूद भी खड़े रहना। तो पोइट कह रहे हैं कि जो ग्रेव्स हैं गरीब लोगों की, इनमें से कोई जॉन हैम्पटन जैसा भी हो सकता था, जो कि बहादुर होता, जिसका सीना बहुत, तो कहते हैं ना शूरवीरों का जो सीना होता उसका, और वो अपनी फील्ड्स का मालिक बनकर, छोटी ही सही लेकिन फील्ड्स का मालिक बनकर खड़ा रहता। क्या पता इनमें से कोई ऐसा इंसान हो जिसमें जॉन हैम्पटन जैसी क्वालिटीज़ भी हों, लेकिन उसे कोई नहीं जानता। नेक्स्ट टू लाइन्स, some mute inglorious Milton here may rest, some Cromwell guiltless of his country's blood. Word meaning, inglorious मतलब जिसको कोई ग्लोरी, कोई फेम नहीं मिला हो। मिल्टन आपने सुना होगा, जॉन मिल्टन जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखी है, महान पोइट। क्रॉमवेल मतलब ओलिवर क्रॉमवेल, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिशियन थे मिल्टन के टाइम के ही। पोइट यहाँ पर बोल रहे हैं कि इनमें से कोई म्यूट और इनग्लोरियस मतलब चुप और जिसकी कोई ग्लोरी नहीं हुई, वैसा मिल्टन भी कोई यहाँ पर होगा, यानी कोई ऐसा इंसान जिसके पास जॉन मिल्टन जितना ही टैलेंट होगा पोइट्री करने के लिए, आर्ट करने के लिए, लेकिन वो हमेशा चुप रह गया क्योंकि उसे मौका नहीं मिला और वो हमेशा यहाँ पे सोता रह गया, यहीं पर सो रहा है। क्रॉमवेल भी हो सकता है इनमें से कोई, इतना पॉलिटिशियन, उसमें इतनी अकल हो पॉलिटिक्स वाली, लेकिन वो भी यहाँ पर सो रहा है। और लेकिन क्योंकि उसने कभी उसे चांस नहीं मिला, तो पॉलिटिशियंस चाहे जितने टैलेंटेड हों, उनके राज में काफ़ी दंगे फसाद होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं, इसलिए उनके हाथ में लोगों का ब्लड भी लगा होता है। लेकिन ये जो क्रॉमवेल होगा जो यहाँ पर सो रहा है, इसने कभी कुछ किया नहीं, तो इसके हाथ में इसके लोगों का, इसकी कंट्री का ब्लड भी नहीं लगा हुआ है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल प्रूव हुई होगी। इसके आगे के स्टैंजास भी नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं कवर करूँगी। और आप लोगों को, अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ डू नॉट गेट डिस्करेज्ड। अगर आप 1 घंटा इस पोएम को लगातार दे दें, चाहे वो आप खुद से पढ़ें चाहे वीडियोस के थ्रू पढ़ें, आप ये पोएम कवर कर लेंगे। एंड इट्स अ वेरी रिलेटेबल एंड वेरी थॉट प्रोवोकिंग, सोचने पे मजबूर करने वाली और बहुत सुंदर पोएम है। एंड डू नॉट गेट बोर्ड एंड यू कैन डू दिस।